guys, subscribe my YouTube channel and click the bell icon so you never miss any video from Dhuan Vlog. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me. हेलो गाइस, वेलकम टू धुआं व्लॉग। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही ख़तरनाक हॉरर व्लॉग जिसका नाम है डरना मना है। जी हाँ, सही सुना आपने, डरना मना है। और सबसे पहले तो मैं एक बार आपको बोलूँगा कि दिल के मरीज और बच्चे व्लॉग ना देखें। क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। अगर देखना है तो प्लीज़ यूज़ हेडफोन। ओके, तो टाइम ज़ाया करे बिना ये व्लॉग हम शुरू करते हैं। उससे पहले तो आपको एक बात बताना चाहिए, दुआ बताइए प्लीज़। सो गाइस, इस व्लॉग में होगा ये कि हम लोग अपनी एक स्टोरी प्ले करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वाली हॉरर है। जी बिल्कुल। और वो हमने अभी बिल्कुल नहीं सुनी, वो हम लोग रैंडम सुनेंगे और उसके बाद जो हमारा रिएक्शन होगा, मतलब हम लोगों को बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। कुछ भी आएगा, कुछ भी हॉरर वगैरह कुछ भी आएगा, रिएक्ट नहीं करना। जिसने रिएक्ट करा वो हार जाएगा, मतलब जिसने ज़्यादा करा वो हारेगा और जिसने कम करा वो जीत जाएगा ऑब्वियसली। सो ये व्लॉग हमारे साथ हमने शुरू किया है कि विद कैंडल के साथ, ताकि एक अच्छा सा अभी हमारे रूम में बिल्कुल लाइट बन है, कोई नहीं है और हमारे पास सिर्फ एक कैंडल है। दैट्स इट। दो कैंडल, दो कैंडल है और सिर्फ वो साउंड। ओके, तो शुरू करते हैं। 1 2 3। एफएम पे एक कहानी ऐसी भी रहीम के साथ। इस हॉल में शादी का फंक्शन करवाने से सभी कतराते थे। यहाँ जिसने भी शादी की उसकी शादी ज्यादा दिन टिकी नहीं। औरित्रो और कोमोलिका को जब शादी के लिए और कोई हॉल नहीं मिला तो मजबूरन उन्हें इस हॉल को बुक करना पड़ा। तय दिन मुहूर्त के हिसाब से शादी की प्रक्रिया शुरू हुई। औरतों की वो फेमस बंगाली शादी की ड्रेस और उनका वो नजर बचाने के लिए उलू ध्वनि देना। शादी का पूरा माहौल बना हुआ था और इस शादी से औरित्रो और कोमोलिका की खुशी देखते ही बन रही थी। शादी की वीडियो और फोटो का पूरा काम औरित्रो का दोस्त विप्लव देख रहा था। औरित्रो और विप्लव का यही एक्चुअली बिजनेस भी था। मंडप में बैठा औरित्रो काफी खुश था। उलू की आवाज देते देते जब सारी औरतें रुक गई तो भी आवाज बंद नहीं हुई। किसी एक की आवाज आती रही। अभी तक जो आवाज अच्छी लग रही थी, औरित्रो को इसी आवाज से अब परेशानी होने लगी। वो बार बार इधर उधर देखता रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा जो वो आवाज कर रहा था। आखिरकार कोमोलिका के आने पे मंडप में मंत्र शुरू हुए। मंत्र पढ़ते पढ़ते पंडित जी ने आग में घी डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि एक हवा के झोंके से हवन की अग्नि बुझ गई। पंडित जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। औरित्रो और कोमोलिका का चेहरा भी थोड़ा उतर गया था। बड़े बुजुर्गों का अपशगुन का रोना अपनी जगह हो ही रहा था कि उसी बीच औरित्रो को पंडित जी ने कहा, देखिए सब बेकार की बातें हैं, कोई अपशगुन नहीं होता, चीजें गलत नहीं होती, इंसान की नीयत सही या गलत होती है। आप दोनों बैठिए, शादी का मुहूर्त जो है वो निकला जा रहा है। अपने पीछे पीछे उन्हें मंत्र दोहराने को कहा तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू किए। औरित्रो
चौंक गया और उसने कोमलिका से पूछा, क्या तुमने भी सुना? कोमलिका हंस के बोली, क्या शादी करने का मन नहीं है क्या? चलो मंत्र दोहराओ उनके पीछे पीछे। और इत्रो को लगा शायद शादी के पहले का स्ट्रेस है। पंडित जी दोबारा मंत्र पढ़ने लगे। सब कुछ नॉर्मल था और इत्रो और कोमलिका ने मंत्र दोहराए तो एक बार दोबारा और इत्रो ने तुरंत कोमलिका को देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ खुशी ही खुशी थी। इन सब के बीच विप्लव फोटो और वीडियो का काम बखूबी संभाले हुए था और इत्रो ने भी जब देखा कि किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब उसका वहम ही होगा और वो चुप ही रहा। शादी वादी सब आराम से हो जाने के बाद ज्यादातर मेहमान भी अपने घर की ओर चले गए थे, सिवाय कुछ खास करीबियों के। सबसे आखिर में जब खाना खाने के लिए सिर्फ दोनों परिवार वाले बैठे तो चारों तरफ से वीडियो और फोटो शुरू हो गए। खाना वाना होने के बाद मीठा खाया ही था और इत्रो ने कि उसे एक आवाज सुनाई दी, আরেকটা রসগোল্লা খাবে? और इत्रो ने पलट के देखा तो वहां कोई नहीं खड़ा था और इत्रो एक पल के लिए वहीं थम गया था, क्योंकि जो आवाज उसने सुनी थी वो शायद उसके लिए जानी पहचानी थी कि तभी उसकी सास सामने से आई और उन्होंने पूछा, কি বাবা আরেকটা রসগোল্লা খাবে? 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी रहीन के साथ। और इत्रो और कोमलिका की शादी के वक्त और इत्रो को ऐसी बातों का एहसास हुआ जिनसे कुछ देर के लिए वो अपनी शादी को लेकर डर गया था। लेकिन सब कुछ आराम से हो जाने के बाद जब औरित्रो और कोमलिका हनीमून के लिए मॉरिशस चले गए तो औरित्रो मान गया कि जो कुछ भी उसने सुना या देखा वो सब कुछ उसका वहम मात्र ही था। और उसके जाने के बाद उसके दोस्त और बिजनेस पार्टनर विप्लव की बारी थी सारी फोटोज और वीडियोस को तैयार करने की। विप्लव स्टूडियो में बैठा सारे वीडियोस देख रहा था और हर एंगल से विप्लव को रह रहकर झटके लग रहे थे, क्योंकि वीडियो में हर जगह पर एक लड़की दिखाई दे रही थी पर उसकी शक्ल साफ तौर पर समझ नहीं आ रही थी। वीडियो में सबसे पहले जहां उल्लू की आवाजें आ रही थी वहां सब लोगों की उल्लू की आवाज रुक गई, लेकिन भीड़ में सबसे आगे एक लड़की खड़ी थी जिसकी उल्लू की ध्वनि रुक ही नहीं रही थी। विप्लव ने बड़ी कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था उसने इस लड़की को कहां देखा था। फेरे लेते वक्त देखा कि फेरे सिर्फ औरित्रो और कोमलिका नहीं ले रहे थे, बल्कि साथ में वो लड़की भी पीछे पीछे थी। अभी भी विप्लव उसका चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेहरा साफ तौर पे दिख नहीं रहा था। आखिरी फेरा जैसे ही खत्म हुआ उस लड़की का चेहरा दिखा और विप्लव की धड़कनें जैसे हमेशा हमेशा के लिए रुक गई। विप्लव पूरी तरह कांप रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया और औरित्रो को फोन लगाया। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. विप्लव ने कई बार फोन ट्राई किया लेकिन एक बार भी फोन नहीं लगा। The number you are trying to call is currently not reachable. शायद उसके मैसेजेस पहुंच जाए, ये सोच के उसने मैसेज टाइप किया और औरित्रो को भेज दिया। I guess she's back. Check your wedding video.
मैसेज भेज के विप्लव सीधा बाथरूम गया और मुंह पे ठंडा पानी मारने लगा कि तभी पानी के छींटों के बीच अचानक ही बाहर से पॉज किया हुआ वीडियो अपने आप प्ले हुआ और उसमें से आवाजें आने लगी। विप्लव भागता हुआ बाहर आया तो देखा एक लड़की उसके वीडियो एडिटिंग डेस्क पे बैठी वीडियो देख रही थी। विप्लव बिना कोई आवाज किए चुपचाप 2 कदम पीछे गया और फिर भागते हुए घर के मेन दरवाजे तक गया। दरवाजे को जैसे ही खोला उसके तुरंत बाद ही उसने दरवाजे को बंद भी कर दिया। वो लड़की उसके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। विप्लव ने कांपते हाथों से अपने फोन पे एक के बाद एक SMS टाइप किए और औरतों को सेंड करना शुरू किया। हर एक मैसेज में लिखा था She is back. I saw her. She will kill me. कई सारे मैसेजेस उसने भेजे तो अचानक औरतों के नंबर से एक रिप्लाई आया, ऑल द बेस्ट। 93.5 रेड FM पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। औरतों और कमालिका की शादी के वक्त औरतों को कुछ आवाजें ऐसी सुनाई दी जिसने औरतों को थोड़ा बेसब्र सा कर दिया था। लेकिन फिर सब कुछ खुशी खुशी हो जाने के बाद औरतों ने अपने साथ घटी सारी घटनाओं को अपने स्ट्रेस का नाम दिया, लेकिन सच्चाई सारी कुछ और ही थी। और इत्रो ने जो आवाजें सुनी थी वो आवाजें कौन कर रहा था, ये वीडियो और फोटो का काम संभाल रहे उसके दोस्त विप्लव ने वीडियोस में जब देखा तो बताने के लिए सिर्फ SMS ही कर पाया। और इत्रो ने इतने दिन अपने हनीमून पे अपने फोन को देखा तक नहीं था। वापस लौटते वक्त एयरपोर्ट पर एक एक करके सारे मैसेजेस चेक किए तो देखा विप्लव के ढेर सारे मैसेजेस थे। सारे मैसेजेस पढ़े लेकिन सिर्फ शक ही था उसे। उसके मैसेजेस से कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा था। फ्लाइट लैंड होते के साथ ही पहला फोन औरतों ने विप्लव को ही किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में ही था औरतों कि उसके पास एक लैंड फोन से फोन आया। फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई पुलिस इंस्पेक्टर की। उन्होंने पूछताछ करने के लिए औरतों को पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहा। औरतों ने पूछा कि किस मामले में बुला रहे हैं, तो कड़क सी आवाज में सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, जल्दी आइए, काम जरूरी है। औरतों ने कमलिका को घर पे ड्रॉप किया और वहीं से पुलिस स्टेशन निकल पड़ा। पहुंचा तो पहला सवाल ही इंस्पेक्टर ने पूछा, विप्लव को कब से जानते हैं आप? उन्होंने इतने मैसेजेस क्यों किए आपको? और इत्रो वैसे तो शांत किस्म का इंसान था, लेकिन ऐसी बेतुकी बातें सुनकर थोड़ा चिढ़ गया था। उसने इंस्पेक्टर से कहा कि वो मेरा आज का नहीं, बचपन का दोस्त है। मुझे मैसेज नहीं करेगा तो क्या आपको मैसेज करेगा? और उसने मुझे मैसेज किया तो आपने मुझे यहां क्यों बुला लिया? मैं अभी अपने हनीमून से लौटा हूं। शादी के बाद घर से पहले पुलिस स्टेशन में घुसा हूं मैं। प्रॉब्लम क्या है आपकी? इंस्पेक्टर समझ गया था कि कोई फायदा नहीं है ज्यादा गोलमोल बातें करने से। उसने साफ साफ कहा कि आपके दोस्त विप्लव की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है। हालांकि उसकी मौत का कारण हार्ट फेल था, लेकिन आखिरी कुछ मैसेजेस आपके नंबर से आए थे और आपके नंबर पे गए थे, इसलिए हमने पूछताछ के लिए आपको यहां बुलाया। बाकी फॉर्मेलिटीज करके पुलिस ने थोड़ी देर के बाद औरतों को वापस छोड़ दिया। औरतों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो।
दिल से टूट चुका था ये सुन के कि उसका दोस्त विप्लव अब इस दुनिया में नहीं है। और इत्रो सीधा वहां से स्टूडियो पहुंचा। स्टूडियो भी एक और इत्रो के ही फ्लैट में बनाया हुआ था। रहने खाने सोने का पूरा इंतजाम था वहां, और सबके कपड़े भी थे वहीं पर। और इत्रो ने वीडियो चलाया तो वीडियो किसी नॉर्मल वीडियो की तरह ही था। वीडियो बार बार उसने देखा। जब कुछ भी नहीं मिला तो उसने खुद से कहा, मना करता था विप्लव को इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, मर गया ना यार। एक ही दोस्त था, वो भी चला गया। और इत्रो बुरी तरह से थका हुआ था। उसने कुछ देर पुरानी फोटोज वगैरह देखी, सोचा कि यहीं से नहा धोकर सीधा घर चला जाता हूं। नहाकर फ्रेश होकर कमरे में लौटा तो शीशे के सामने कंघी कर ही रहा था कि पीछे वीडियो अपने आप चलने लगा। और शीशे में वीडियो काफी अलग था। वीडियो में अब उसे भी वो लड़की दिखाई दे रही थी। और इत्रो तुरंत पीछे पलटा। वीडियो एकदम नॉर्मल था। और इत्रो ने वापस शीशे में देखा तो उसे वो औरत वापस दिखाई दी। सारी औरतों ने जब उल्लू की ध्वनि को रोका तो वो लड़की उस भीड़ में अकेली उस उल्लू की आवाज को करती रही। और इत्रो ने पलट के देखा तो वीडियो में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उल्लू की आवाज आ रही थी। और इत्रो ने शीशे में देखा, लड़की अभी भी थी और उल्लू की आवाज भी थी। और इत्रो फिर वापस पलटा तो उल्लू की आवाज और वो लड़की दोनों ही वीडियो में नहीं, बल्कि उससे बस 2 इंच की दूरी पर थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। और इत्रो के दोस्त विप्लव की मौत की वजह हार्ट फेल थी, जिसकी वजह से और इत्रो को पुलिस ने रोक कर नहीं रखा और छोड़ने पर मजबूर हुई। और इत्रो वहां से निकलकर सीधे अपने उस फ्लैट में पहुंचा जहां उसने विप्लव के साथ मिलकर अपना एक स्टूडियो बनाया था। अपनी शादी का वही वीडियो उसने जब देखना शुरू किया तो उसे ऐसे तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब आईने में देखा तो उस वीडियो में उसे एक लड़की दिखाई दी। पलट कर देखा तो वो लड़की टीवी पर नहीं थी, उसकी आंखों के एकदम सामने खड़ी थी। और इत्रो के पैर जैसे जम गए थे वहां। वो लड़की उसके और नजदीक आई जा रही थी और उल्लू की आवाज एकदम तेज होती जा रही थी। और इत्रो के पास वक्त बहुत कम था। उसने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत और ताकत इकट्ठी करी और वहां से भागा। दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे को खोलने की भरसक कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पलट कर देखा तो वो लड़की अब वहां नहीं थी। और इत्रो की धड़कन इतनी तेज थी कि इस सन्नाटे में उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। एक घड़ी सांस लेकर जैसे ही और इत्रो ने अपनी आंख खोली तो उस लड़की का चेहरा सिर्फ 1 इंच दूर था उसके चेहरे से। और इत्रो जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद पानी की छींटों से उसकी आंख खुली तो देखा कमरे में पुलिस वाले थे। और इत्रो कुछ बोले उससे पहले ही इंस्पेक्टर बोले, ऐसा है कि हम जानते थे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तुम्हारी चीख सुनते ही अंदर आए। अब बताओ चीखें क्यों देते हो, बात क्या है? और इत्रो घबरा के कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं कुछ भी नहीं,
वो मैं तो बस ऐसे ही गिर गया था, इसलिए चीखा। इंस्पेक्टर के चेहरे पर अब थोड़ा गुस्सा आया ही था कि अरित्र उनसे पहले बोला, लेकिन यह आवाज अरित्र की नहीं, एक अलग सी ही आवाज थी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे देखकर बेहोश हुआ था। शक्ति से पूछी, सब बताएगा। इंस्पेक्टर को अरित्र की ऐसी हरकत देखकर और भी तेज गुस्सा आया। उन्होंने अरित्र को खींचकर 3-4 थप्पड़ मारे। तब कहीं जाकर अरित्र ने बोलना शुरू किया, मैंने विप्लव को नहीं मारा था, उसने मारा है। वो हमारे साथ कॉलेज में थे और बहुत सुंदर थी, कभी हम में से किसी को भाव तक नहीं देती थी। विप्लव और मुझ में शर्त लगी थी कि जो इसको पहले पटाएगा वो शर्त जीतेगा। हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और मेरा अफेयर भी हो गया, लेकिन वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से विप्लव के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि वो मुझसे नफरत करने लगे, और उसके बाद आगे चलकर उसने सुसाइड कर लिया। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। और इत्रो को लेकर पुलिस जा रही थी तो रास्ता पार करते वक्त एक गाड़ी से टक्कर लगी और इत्रो की मौत वही रास्ते पर मौका वारदात पर हो गई। लोग कहते हैं कि उस शादी के हॉल में जितनी भी शादियां हुई हैं, जहां और इत्रो की शादी हुई थी, वहां की भी शादी कभी टिकती नहीं। और इत्रो और कोमोलिका की शादी उस हॉल की और एक शादी थी जो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। और इत्रो की जिंदगी में इतना सब कुछ क्यों हुआ, ये हम सबके सामने है, पर उस हॉल के पीछे का राज आज भी एक राज बना हुआ है। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5। तो गाइस, किस तरह भाई हमारा हाल है वो हम भी जानते हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत डर लग रहा था। बीच में ये जो दरवाज़ा बजाया ना जिसने भी, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं अभी हार्ट फेल होने वाला था मतलब। मैं तो ये कहूँगा कि बच्चे ये चीज़ ट्राई नहीं करें, बिल्कुल, क्योंकि जब हमें इतने बड़ों का डर हो सकता है तो बच्चे भी डरेंगे। बस गाइस यही था आज के ब्लॉग, हमारा ब्लॉग। और उम्मीद है हमने ऐसे बोला था कि बस कर लेंगे, ऐसी होगी स्टोरी और कैसे कोई होगा, मगर जब वो हालत टाइट हो गई गाइस। हम लोग बहुत टाइम बाद आए ये ब्लॉग लेके, और हमें नहीं पता था कि ब्लॉग इतना ही खतरनाक होगा, क्योंकि दुआ बहुत दफ़ा डरी। मैं खुद अपने बोल रहा हूँ, तो ये चलिए हम दोनों हाथ चुके हैं क्योंकि हम दोनों डर गए। बिल्कुल, और जो नहीं डरा भाई वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना डरे। आप लोग भी डरेंगे, एग्जैक्टली, बट आप यूज़ करें हेडफोन के साथ तो आप बिल्कुल डरेंगे। एग्जैक्टली। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अगर आपको पसंद आया, इफ यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल तो भूल गए, बहुत टाइम लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर इनको अलग-अलग बट इंशाल्लाह हम लोग दोबारा इतना टाइम नहीं होगा, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। पत्तियां बुझा दो।